हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी बुक सीरीज को लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत हम इंडियन इकोनॉमी की बुक सीरीज कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें ऑलरेडी हमारे 12 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 13 है। इसमें हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, अर्थात उसके संदर्भ में मुद्रास्फीति के जो कारक हैं वो कौन से हैं और कितने टाइप्स की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति क्या होती है। इसके संदर्भ में हम कई सारे इसको सब टॉपिक में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि इस मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है, इसके कारक कौन से होते हैं, इसके प्रकार कौन से होते हैं, इसे मापन किस तरीके से किया जाता है, इसका प्रभाव क्या होता है, इसे नियंत्रण के उपाय क्या हैं, वर्तमान में ऐसी कौन सी प्रवृत्ति है, मंदी या व्यापार चक्र क्या होता है, और जो मिसलेनियस टॉपिक रह गए हैं वो क्लियर। तो लगभग हम 9 टॉपिक इसमें कवर करेंगे, जो कि हमारे कई पार्ट्स के माध्यम से आएंगे। ये उसी दिशा में इसका पहला पार्ट है, क्लियर। तो अब आप में से कई सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है। तो मुद्रास्फीति मूलतः सामान्य तौर पर आप ये समझिए कि इसे हम महंगाई के नाम से जानते हैं, क्लियर। इकोनॉमी की शब्दावली में इसे आप मुद्रास्फीति कहते हो और आम जीवन की भाषा में आप इसे महंगाई कहते हो, क्लियर। तो अब जब भी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई है, क्लियर, तो आप क्या समझोगे कि महंगाई में बढ़ोतरी हुई है। मुद्रास्फीति में कमी हुई है तो क्या मतलब कि महंगाई में कमी आई है, क्लियर। तो आप अगर इतनी चीज़ें समझ जाएंगे तो ये टॉपिक आपको काफ़ी आसान लगेगा और बेसिकली ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसीलिए इसमें आपको थिंकिंग बेसिस प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। इसके अलावा यूपीएससी में इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, इससे आपको हमेशा प्रतिवर्ष 1 या 2 प्रश्न जरूर मिल जाएंगे, इसीलिए आप इसे काफ़ी इत्मीनान से पढ़ें और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होकर पढ़ें, क्लियर। तो देखते हैं मुद्रास्फीति का परिभाषा के तौर पर क्या मतलब है कि वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में वृद्धि का होना महंगाई या मुद्रास्फीति कहलाता है। वस्तु एवं सेवाओं का क्या मतलब कि कोई गुड्स आप परचेज करते हो, मान लीजिए आपने चीनी परचेज की, पहले आपको वो चीनी 40 रुपये केजी में मिलती थी, फिर आपको वो चीनी 60 रुपये केजी में मिल रही है, तो हम क्या कहेंगे कि चीनी में मुद्रास्फीति आ गई है, क्लियर। सेवाओं की कीमत का क्या मतलब, मान लीजिए आप पहले इंटरनेट की जो सर्विसेज थी उन्हें आप 350 में अचीव करते थे 3 से 4 महीने की, अब आपको क्या है कि वो 1 महीने 350 में पे करने पड़ते हैं, अर्थात आपको सेवाओं में महंगाई दिखी, इसीलिए हम कहते हैं मुद्रास्फीति सेवाओं में आ गई, क्लियर। फिर आप देखोगे कि कीमतों में वृद्धि, वही महंगाई, मुद्रा का प्रसार हो कि मात्रा बढ़ जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति, क्लियर। मुद्रा का प्रसार का मतलब जैसे लोगों के पास जब ज़्यादा पैसा आ जाता है तो वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को परचेज करते हैं, और जितनी ज़्यादा वो चीज़ों को परचेज करेंगे तो क्या होगा, उस चीज़ में महंगाई बढ़ जाएगी। अब आपके मन में कुछ कॉन्सेप्ट आए होंगे कि सर, चीज़ों की महंगाई तो कीमतों के आधार पर भी बढ़ती है और सप्लाई के आधार पर भी बढ़ती है, तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। हम इन दोनों चीज़ों का भी अध्ययन करेंगे कि महंगाई के पीछे वो रीजन कौन से हैं, क्लियर। फिर आप देखिए, जब आप पार्ट 1 और पार्ट 2 इसी सीरीज का कंप्लीट कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने आपको एक शब्द से रूबरू कराया था। कौन सा शब्द था, तरलता या लिक्विडिटी। आपको मैंने बताया था कि तरलता का भी मतलब क्या होता है, मुद्रा का प्रसार, अर्थात जब बैंकिंग शब्दावली में हम आते हैं तो इसी मुद्रास्फीति को, इसी महंगाई को तरलता का बढ़ना और घटना कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे महंगाई कहते हैं और इकोनॉमी की शब्दावली में इसे मुद्रास्फीति कहते हैं, अर्थात पर्सन एक है और इसके नाम कितने हैं, 3, क्लियर। तो अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि चाहे तरलता की बात हो, चाहे मुद्रास्फीति की बात हो या फिर महंगाई की बात हो, सामान्य रूप से इनका मतलब लगभग एक ही होता है, बस टेक्निकल परिभाषा में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, क्लियर। चलिए, अब जब आप ये चीज़ें देखते हो तो आपके मन में ये भी प्रश्न आएगा कि जो ये महंगाई का बढ़ना, ये घटना है, क्या
ये वस्तु की कीमत पर आधारित होता है या दूसरे देश की मुद्रा के बेस पर हम कहते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरे देश की मुद्रा का इसमें तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाता। इसमें हमें केवल अपनी मुद्रा का अपनी ही नज़रों में अध्ययन करना पड़ता है। कैसे? जैसे आपने किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ गई है तो क्या होता है, आपकी मुद्रा की जो कीमत है उसका गिरना आपकी नज़रों में, मतलब आप जैसे कोई चीज़ मार्केट में परचेज करने गए और आपको पता है कि ये चीज़ 60 रुपये में मिलती है। आपने घर से 60 रुपये लिए और वो चीज़ परचेज करने के लिए मार्केट पहुंच गए। जब आप मार्केट पहुंचे तो वहां पता चला कि उस चीज़ का दाम 70 रुपये हो गया। अब आप वहां पे अपना एक मासूमियत सा, मायूसी सा चेहरा नहीं बना लेते हो, यानी कि आपको अपनी नज़र में फीलिंग आती है कि अरे बाप रे, आज मेरे पास इतने कम रुपए क्यों हैं। क्लियर? तो क्या हुआ, आप वहाँ पे क्या ये देखते हो या आप दुकानदार से ये कहते हो भाई साहब डॉलर का रेट तो 70 रुपये है और हमारा पैसा इतना कमज़ोर क्यों हो गया? तो आप ऐसा नहीं करते हो। आप क्या करते हो, आप अपने पैसे को देखते हो, अपनी पॉकेट की ओर झाँक कर देखते हो कि क्या आपकी पॉकेट में 10 रुपये एक्स्ट्रा हैं। तो आपको पता चलता है कि नहीं है, और जब नहीं होते हैं तो आप इस चीज़ से नाराज़ होते हो, जिसे आप कहते हो लगता है मम्मी महंगाई बढ़ गई है। क्लियर? आप ये चीज़ आके घर पे कहते हो, तो वही चीज़ इसमें आपसे कहा गया है। फिर आपको पता है कि जितनी ज़्यादा महंगाई होती है आपके रुपए की कीमत उतनी ही कम होती जाएगी। बिल्कुल वही बात कि भाई जो चीज़ आप पहले 100 रुपये में परचेज़ करते थे आज आपको 300 रुपये में परचेज़ करनी पड़ रही, तो अपने आप आपके रुपए की कीमत ये बता देती कि हाँ, आपके रुपए की जो वैल्यू है उस महंगाई की अपेक्षा काफ़ी कम है। फिर है, महंगाई किसी भी अर्थव्यवस्था में अच्छी नहीं मानी जाती, बट महंगाई बुरी भी नहीं होती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि ये सब कैसी दुविधाग्रस्त आपने बात कह दी। देखिए बेसिकली क्या होता है, हम ये कहते हैं ना कि महंगाई एक बुरी चीज़ है, लेकिन कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जहाँ पर महंगाई होना ज़रूरी भी है। जैसे आप बस थिंकिंग ऐसे करो कि मान लीजिए कि हमें पता है कि हाँ, दाल की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, दाल की कीमत 30 रुपये 40 रुपये केजी होनी चाहिए। बट आप ये भी सोचो कि वो किसान जो दाल उपज करता है, अगर उसकी लागत ही उसमें 30 से 40 रुपये आ रही है तो आपको 40 रुपये में कैसे देगा? अगर उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो अगले वर्ष दाल की उपज क्यों करेगा? क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसान की नज़र में महंगाई होना आवश्यक है, आपकी नज़र में महंगाई होना आवश्यक नहीं है, अर्थात दोनों के बीच फिर एक संतुलन होना चाहिए। क्लियर? तो इसीलिए कहा जाता है हिस्टोरियन के द्वारा कि महंगाई अगर बुरी चीज़ भी नहीं है तो महंगाई अच्छी चीज़ भी नहीं है। मतलब इसके दो उत्तर हो सकते हैं, हम किसी एक निष्कर्ष पर या एक दिशी रूप में प्रवाहित नहीं हो सकते। क्लियर? अब आपके मन में आया होगा ठीक है सर, आपने अर्थ तो बता दिया और अर्थ हम समझ भी गए, अब हमें ये बता दीजिए कि महंगाई के कारक कितने होते हैं, मतलब महंगाई या मुद्रास्फीति के टाइप्स कितने होते हैं। तो वैसे दो टाइप्स माने जाते हैं, कौन से? मांग प्रेरित और आपूर्ति प्रेरित। क्लियर? यानी कि डिमांड पुल फैक्टर कौन से हैं और सप्लाई पुश फैक्टर कौन से हैं। मांग प्रेरित और आपूर्ति प्रेरित का मतलब, इस पार्ट में हम मांग प्रेरित फैक्टर्स को अध्ययन करेंगे और अगले पार्ट में हम आपूर्ति प्रेरक फैक्टर्स को देखेंगे। कहने का मतलब कि कभी कभी क्या होता है, महंगाई इसलिए बढ़ जाती है ताकि उस प्रोडक्ट की, उस गुड्स की, उस सर्विस की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे जब आप में से कई सारे लोग किसी एग्ज़ाम को देने जाते हो तो उस दिन क्या होता है, उस दिन मॉर्निंग में आप जो कैब बुक करते हो, सर्विस अवेलेबल ना होने के कारण, या आप कह सकते हो लोगों की डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि उस कैब के प्राइस ऑटोमेटिक इंक्रीज होने लगते हैं। क्लियर? या फिर आप लॉकडाउन के टाइम पे जब कई सारे गुड्स परचेज कर रहे थे तो वही आटा ज़्यादा से ज़्यादा जब आप परचेज करने लगे तो उसके प्राइस बढ़ गए और ऑटोमेटिक उसमें महंगाई आ गई। आप देखोगे कि लॉकडाउन के टाइम पीरियड पे जो सर्विसेज थी वो इतनी तेज़ी से प्रेरित नहीं हो पा रही थी या इतनी तेज़ी से संपादित नहीं हो पा रही थी, तो क्या था, उन गुड्स में महंगाई आ गई। समझ रहे? यानी कि मांग भी एक फैक्टर होती है और आपूर्ति भी एक फैक्टर होती है। अब मांग के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे
और आपूर्ति के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हम उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, पहला है मांग प्रेरित, जिसमें हम देखेंगे कि उत्पादकता सामान्य रहे। उत्पादकता सामान्य का मतलब कि जितनी उत्पादकता नॉर्मल डेज में होती है उतनी ही बनी रहे, बट लोगों की डिमांड बढ़ जाए, उसे हम कहते हैं मांग प्रेरित। सपोज कीजिए कि आप एम लक्ष्मीकांत की बुक परचेज करने किसी बुक स्टॉल में गए और आपने एक बुक परचेज की। उस बुक स्टॉल वाले को पता है कि आज पूरे दिन में हमारे यहाँ 10 एम लक्ष्मीकांत ही बिकेंगी, बट आप अपने सो कॉल्ड सारे फ्रेंड्स को ले गए, लगभग 200 से ज़्यादा फ्रेंड, और वो वहाँ पे अगर परचेज करने लगेंगे तो कस्टमर जो दुकानदार है वो नहीं समझेगा कि अब इसको कम डिस्काउंट पे दिया जाए, क्योंकि सप्लाई हमारे पास तो सीमित है, एम लक्ष्मीकांत आने वाली नहीं है और इकलौते हम ही इस एरिया के बुक स्टॉल हैं, तो क्यों ना हम थोड़ा बढ़ा के दें, इसलिए एम लक्ष्मीकांत के भाव बढ़ जाएंगे। क्लियर। फिर आप आपूर्ति प्रेरित के संदर्भ में देखो कि उत्पादकता जब कम हो जाती है लेकिन जो डिमांड है वो वैसी ही बनी रहती है, इसे भी हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई। अब जब उत्पादकता कम हो जाए, सपोज करो कि दाल का जब प्रोडक्शन हमारे यहाँ 2016 में कम हो गया या आपदा के कारण दाल उतनी अच्छी नहीं हुई, तो देखा आपने कि दाल के प्राइस 220 पर केजी चले गए। ऐसा क्यों? क्योंकि उत्पादकता हमारे यहाँ कम थी। आप देखोगे कि हमारे यहाँ पेट्रोलियम जैसे पदार्थ की उत्पादकता नहीं होती। उत्पादकता का मतलब उसका खनन इतना ज़्यादा नहीं होता, इतने रिसोर्सेस हमारे यहाँ नहीं है। हम जितने भी गल्फ कंट्री हैं उस पर डिपेंड रहते हैं, और अगर कोई वार या कोई टेंशन की सिचुएशन बनती है और वहाँ से अगर हमारे यहाँ सप्लाई सही नहीं हो पाती तो क्या होता है, उन पेट्रोलियम पदार्थ का प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्लियर। तो जब प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई। क्लियर। फिर आता है मांग बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेंगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब डिमांड करने लगेंगे किसी भी चीज़ की तो ऑटोमेटिक उसकी कीमतें बढ़ेंगी, और अगर आपूर्ति भी कम कर दी जाए तो भी उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। मतलब कीमत का बढ़ना मांग की बढ़ने पर आपूर्ति के कम होने पर डिपेंड करता है। क्लियर। अब आप लोगों के मन में फिर से वही प्रश्न एक उमड़ कर आया होगा कि सर आखिरकार मांग बढ़ती ही क्यों है? मांग बढ़ने के पीछे वो फैक्टर कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, ज़रा आप उन्हें बता दीजिए। तो देखिए, आप में से लगभग जिन लोगों ने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 की स्टोरी पढ़ी होगी उनको ये टॉपिक काफ़ी इजी लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने वहाँ पे कई सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। क्लियर। तो अब देखते हैं कि मांग बढ़ती क्यों है। तो हमने आपको बताया था कि अगर बैंकें सस्ती मौद्रिक नीति को अपनाती हैं, देखिए इस वर्ड से आप परिचित रहिए कि सस्ती मौद्रिक नीति और महंगी मौद्रिक नीति। आपसे प्रश्न इंडिपेंडेंट रूप से पूछा जा सकता है केवल वन लाइन में कि सस्ती मौद्रिक नीति से क्या आशय है, या महंगी मौद्रिक नीति से क्या आशय है, या कठोर मौद्रिक नीति से क्या आशय है, और तरल मौद्रिक नीति से क्या आशय है। तो बेसिकली सब एक ही चीज़ें होती हैं, मतलब सस्ती का मतलब तरल, महंगी का मतलब कठोर। क्लियर। तो सस्ती मौद्रिक नीति का मतलब होता है ऐसी मौद्रिक नीति जिसमें CRR, SLR, RR, RRR, MSF, BR को कम किया जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर CRR क्या होता है? तो कैश रिजर्व रेशियो, ऑलरेडी हमने अपने पार्ट 2 में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। SLR क्या होता है? स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है। RR रेपो रेट, RRR रिवर्स रेपो रेट, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़, और BR बैंक रेट, ऑलरेडी हमने इनको डिस्क्राइब कर लिया था। बट हमने यहाँ पे एक कॉमन फीचर इन सब में देखा था, वो क्या कि अगर हम CRR को बढ़ाते हैं, अगर हम CRR को इंक्रीज़ करते हैं तो बैंकों के पास पैसे की कमी हो जाती है, और बैंकों के पास जब लोग पैसा लेने आते हैं तो लोगों को बैंक इंटरेस्ट रेट महंगी करके देती है, जिससे कम से कम लोग पैसा लेते हैं, जिससे कम से कम चीज़ें परचेज की जाती हैं, जिससे महंगाई को नियंत्रित कर लिया जाता है। क्लियर। लेकिन अब अगर सरकार क्या करे या RBI क्या करे कि इस CRR की जो दर है उसे कम कर दे, मतलब CRR को कम कर दे। जब CRR को कम कर देगी तो क्या होगा? बैंकों के पास पैसा ज़्यादा होगा। जब बैंकों के पास ज़्यादा होगा तो लोग बैंकों के पास ज़्यादा लेने आएंगे। बैंकों में कंपटीशन होने के कारण वो अपनी इंटरेस्ट रेट कम रखेंगी। जब इंटरेस्ट रेट कम रखेंगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स परचेज करेंगे, लोन के रूप में बैंक से पैसा लेंगे,
और ज़्यादा से ज़्यादा जब गुड्स परचेज करेंगे तो उस गुड्स की कीमतें बढ़ जाएंगी। क्लियर? तो इससे भी महंगाई बढ़ जाती है, यानी कि डिमांड को बढ़ा देता है अगर सीआरआर को हम कम करते हैं। क्लियर? क्लियर? तो आप इस तरीके से समझ गए। तो आपने देखा कि आरबीआई को कम पैसा देना होगा, किसे? बैंकों को। बैंकों के पास पैसा बढ़ जाएगा, सस्ते ब्याज पर ऋण देने लगेंगे, पैसों की मात्रा के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ने से महंगाई इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? देखिए अब आपसे कैसे प्रश्न पूछेगा यूपीएससी में। आपसे प्रश्न पूछेगा कि सीआरआर को अगर कम कर दिया जाता है तो मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समझ गए? तो आप बता सकते हो कि मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, कहने का मतलब महंगाई इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट पता हो कि सस्ती मौद्रिक नीति से आशय क्या है। क्लियर? फिर देखिए, फिर आता है इसमें एक वर्ड मनी मल्टीप्लायर व्युत्क्रमानुपाती 1/CRR। मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है पिछले पार्ट्स में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार मनी मल्टीप्लायर 5 गुना हो जाता है और सीआरआर उसका 1 गुना रहता है। अर्थात जब सीआरआर कम होगा तो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज हो जाएगा, या मनी मल्टीप्लायर जब ज़्यादा होगा तो सीआरआर ऑटोमेटिक कम होगा। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, तो आप प्रीवियस पार्ट में इसे जाकर देख लें। फिर दूसरा आता है कि मांग बढ़ने का दूसरा रीज़न क्या है? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। कई सारे स्टूडेंट इस वर्ड से कंफ्यूज रहते हैं कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का आशय क्या है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का आशय ये है कि जब गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करती है, अलग अलग वर्क डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, जैसे इस समय गवर्नमेंट संसद भवन का निर्माण करवा रही, उस संसद भवन में कई सारे मजदूर वर्क करेंगे, मनरेगा के तहत कई सारे मजदूर वर्क करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उनको एक निश्चित अमाउंट देती है। गवर्नमेंट ने अपने सरकारी एम्प्लॉय को बोनस दिया, कई सारे इंसेंटिव दिए, तो वो क्या करते हैं? वो चीज़ों को परचेज करते हैं, और जब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे, उनको जो बोनस मिलेगा, तो क्या होगा? उस फील्ड में, उस सेक्टर में ऑटोमेटिक महंगाई आ जाएगी। भाई, जिस मजदूर के पास आज से 1 महीने पहले घर को खाने के लिए रोजी रोटी 2 वक्त की नहीं होती थी, और आपने उसे 200 रुपये की मजदूरी की जगह मनरेगा में 500 रुपये कर दिए, तो वो क्या करेगा? 200 में तो उसका गुजारा चल जाता था, अब उसको आपने 300 रुपये आपने उसको अतिरिक्त दे दिए, तो वो 300 रुपये का क्या करेगा? अपने बच्चे से कहेगा बेटा आज अपने लिए ये कपड़े ले आओ, आज अपने लिए ये टी शर्ट ले आओ, ये शूज़ ले आओ, ऐसा करो खेलने के लिए क्रिकेट बैट ले आओ, ये सारी चीज़ें। अब क्रिकेट बैट बेटा लेने जाएगा, और केवल उसी का तो बच्चा नहीं जाएगा, और भी जो बच्चे हैं वो भी लेने जाएंगे, तो क्या होगा? क्रिकेट बैट में कीमतें बढ़ जाएंगी, लोगों की डिमांड क्रिकेट बैट को लेकर बढ़ जाएगी। क्लियर? तो इससे क्या होगा? ऑटोमेटिक महंगाई उसमें आ जाएगी। क्लियर? तो आप समझ गए कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से किस तरह से महंगाई में बढ़ोतरी होती है। जैसे मनरेगा आपने देख लिया, अब कैसे होती है? तो आप देखो, सरकार का व्यय, आम नागरिकों के पास पैसा जाता है, आम नागरिक वस्तुएं एवं सेवाओं की मांग बढ़ाता है, जिससे ऑटोमेटिक कीमतें बढ़ जाती हैं। क्लियर? फिर आता है काला धन। अब जब ब्लैक मनी लोगों के पास होती है तो वो क्या करते हैं? उस पैसे से, देखिए पहले तो ब्लैक मनी का मतलब समझिए। ब्लैक मनी का मतलब ये होता है कि वो मनी जिसमें आपने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे किया है। क्लियर? उसी को ब्लैक मनी कहते हैं। आप ये मत समझिए कि जो महात्मा गांधी जी का 500 रुपये का नोट है, इसमें जो 500 का ग्रीन कलर है ये ब्लैक हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। वो ब्लैक नहीं होता है, मनी वही होती है, बस उसमें आपने टैक्स नहीं पे किया होता है, उसे कहा जाता है ब्लैक मनी। क्लियर? अब ब्लैक मनी के संदर्भ में क्या होता है? अब आपके पास देखिए, जब आपके पास ब्लैक मनी ज़्यादा होगी तो आप क्या करते हो? आप उसके एवज में रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो, अपने लिए कई सारे फार्म हाउस का निर्माण करते हो, आप कई सारे क्या कहते हैं गुड्स परचेज करते हो, कई सारी BMW या अलग अलग लग्जीरियस गुड को आप परचेज करते हो। तो इससे क्या होता है? उन गुड्स में डिमांड बढ़ जाती है, और जब उनमें डिमांड बढ़ जाएगी तो महंगाई तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। क्लियर? तो अब देखिए कि ऐसा धन जिसके बारे में सरकार को कोई खबर नहीं है, कोई कर सरकार को नहीं दिया जाता, वो बेसिकली काला धन कहलाता है।
इसमें क्या होता है, वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और इससे महंगाई भी बढ़ती है। आप समझ गए कैसे महंगाई बढ़ जाती है। फिर आप देखिए प्रदर्शन प्रभाव। ये जो प्रदर्शन प्रभाव है ना, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आप देखेंगे कि आपका कोई दोस्त है, आपकी कोई सहेली है, अगर वो कल को कोई सलवार सूट परचेज करके लाई है तो आपको दिखाएगी कि ये देखिए मैं सलवार सूट लाई हूँ, कितना अच्छा है, तुम भी परचेज कर लो। ये देखो मैंने अपने लिए रिंग बनवाई है, तुम भी बनवा लो। ठीक है, आपके फ्रेंड्स होंगे वो आपको दिखाएंगे, देखो मैं अपने लिए एप्पल का आईफोन लाया हूँ, तुम भी परचेज कर लो। तो हम क्या करते हैं ना, इस दिखावे के चक्कर में, अरे मेरे दोस्त के पास इस आईफोन है, मेरी सहेली के पास ये नेकलेस है, और हम उसके चक्कर में अपनी सारी सेविंग्स को समाप्त कर देते हैं। यहाँ तक कि हम दूसरे लोगों से कर्ज भी ले लेते हैं। क्लियर। और इस प्रदर्शन प्रभाव के कारण क्या होता है, आईफोन की डिमांड बढ़ जाती है तो उसमें महंगाई आ जाती है। साथ ही आप देखोगे सलवार सूट या गोल्ड में जब हम ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करते हैं नेकलेस को लेकर, तो उसमें भी डिमांड बढ़ जाती है और उसमें भी प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। केवल आप अपने आप को संदर्भ में मत रखिए, आपके जैसे कई सारे लोग हो सकते हैं परचेस करने वाले। ठीक है, हो सकता है आप ना करते हो, मतलब एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि आप अपने आप को एज्यूम करके रखें। क्लियर, इससे आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। प्रदर्शन प्रभाव, जरूरत नहीं है लेकिन दिखावा करते हैं। भारतीय जैसे विवाह समारोह जीता जागता उदाहरण है। आप देखेंगे कि अगर पड़ोस की लड़की के विवाह में 5 लाख रुपए किसी ने खर्च किए हैं तो बगल वाले मोहल्ला का व्यक्ति जब तक 15 लाख नहीं खर्च करेगा तब तक नहीं मानेगा। और 15 लाख इसलिए नहीं खर्च करेगा कि उसको खर्च करने, बल्कि इसलिए खर्च करेगा कि फलाने ने क्यों 5 लाख खर्च किए, मैं उससे ज़्यादा खर्च करूँगा। अगर उसने अपने दामाद को एक BMW दी है तो वो क्या करेगा, उसको एक हेलीकॉप्टर देने की कोशिश करेगा कि हाँ इसको तो मुझे हेलीकॉप्टर देना है। क्यों? क्योंकि उसने अपने दामाद को BMW दी है तो मैं कैसे पीछे रह जाऊं। और इसके चक्कर में वो क्या करता है, लोन ले लेता है। लोन ऐसा कि वो उस कर्ज के दुष्चक्र में फंस जाता है और फिर बाद में पछताता है और कहता है कि बताइए महंगाई आ गई है। पहले नहीं सोचेगा कि उसने इतना प्रदर्शन प्रभाव क्यों किया है, कि हाँ प्रदर्शन प्रभाव हमें नहीं करना चाहिए। अब आप देखोगे वही प्रदर्शन प्रभाव किन में होता है, श्वेत वस्तुएं। श्वेत वस्तुओं का मतलब ये होता है वे वस्तुएं जिनका हमारे जीवन में महत्व कम होता है लेकिन उससे लोगों का स्टेटस बढ़ता है। आप देखेंगे कई सारे लोग नॉर्मल फ़ोन से भी अपना काम चला सकते हैं लेकिन उनको अपने फ़ोन की बैक स्क्रीन में एप्पल का वो फीचर दिखाना है, उनको वो लोगो दिखाना है कि हाँ भाई ये देखो एप्पल का फ़ोन है। और आप देखना अपनी लाइफ में कई सारे लोग होंगे जिनके पास एप्पल का फ़ोन होगा, तो वो जानते हो वो क्या करते हैं, उस जगह पे उस फ़ोन को टच नहीं करेंगे जहाँ पे एप्पल का लोगो लगा है, ताकि आपको दिखे अरे एप्पल का फ़ोन है, ओहो रोलेक्स की आपके पास घड़ी है। ये शो करते हैं वो, ज़रूरत नहीं है उनका नॉर्मल से Realme 6 7 से काम चल सकता है, बट उनको लेना कौन सा है, 1,45,000 का। तो वही चीज़ है, आपके पास हो सकता है काफ़ी सारे गहने हों, आप पढ़ाई से अपने स्टेटस को मेंटेन कर सकते हो, लेकिन नहीं, कई सारे लोग क्या होंगे, डायमंड की रिंग परचेज करेंगे। अरे भाई क्यों परचेज करते हो, जब आपकी ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास अभी इतना पैसा है नहीं, तो आप क्यों प्रदर्शन में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। क्लियर। और आपने देखा होगा यूपीएससी ने इस वर्ष ऐसा ही एक ऐसे पूछा है कि सरलता जीवन का परिष्करण है। तो आप समझ सकते हो कि इसका क्या क्यों पूछती है यूपीएससी, कि आप इस प्रदर्शन प्रभाव से बच कर रहे हैं। फिर आप देखिए निवेश में वृद्धि से क्या होती है, महंगाई बढ़ती है। मतलब कि जैसे किसी भी प्रकार का आप निवेश करते हैं, मान लीजिए आपने कोई एक कंपनी ओपन की, कोई एक स्टार्टअप ओपन किया, तो उसमें बाहर से अगर फंड आया और आपके देश के लोगों ने फंड दिया तो उसमें इन्वेस्टमेंट हो गया। तो आपने क्या किया, जब इन्वेस्टमेंट कर दिया तो काफ़ी सारे लोगों को उस कंपनी में आप रोज़गार दोगे। उन लोगों को जो अभी तक बेरोजगार थे अब उनको रोजगार मिल गया। पहले उनकी जेब में 5 रुपए भी नहीं होते थे, अब उनको 200 100 रुपए आप देते हो। तो वो क्या करेंगे, उस 100 रुपए से चीज़ों को परचेज करेंगे, अपना लिविंग स्टैंडर्ड्स को हाई करेंगे। और जब लिविंग स्टैंडर्ड्स को हाई करेंगे तो गुड्स में डिमांड बढ़ेगी, जिससे महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। क्लियर। तो आप देख सकते हो कि निवेश में वृद्धि से किस तरीके से महंगाई बढ़ती है। फिर आता है घाटे की वित्त व्यवस्था। इस कॉन्सेप्ट से 90% लोग कंफ्यूज रहते हैं कि घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या मतलब। घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब ये होता है, सामान्य लैंग्वेज में अगर आप बात करें, कि मान लीजिए भारत सरकार ने अगर 100 रुपये किसी योजना में खर्च करने के लिए लगाए हैं या
एलोकेट किए हैं, तो उसने क्या किया, उस 100 रुपये की जगह पे अगर 1500 रुपये खर्च कर दिए। ठीक, अब आप ध्यान से सुनना, भारत सरकार की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। भारत सरकार ने 1000 रुपये किसी स्कीम में उसको खर्च करने थे, लेकिन उसने 1500 रुपये खर्च कर दिए। अब ये 500 रुपये आप ये मत सोचिए भ्रष्टाचार में चले गए, ये नहीं, मतलब ये 1500 के 1500 रुपये लोगों के हितों में लग गए। तब आप बताइए कि पहले 1000 रुपये में भारत सरकार अपने पास 10 मजदूर रखती थी, ठीक है। अब 1500 रुपये में उसने क्या किया, अपने पास 15 मजदूर उसने रख लिए, अर्थात उसने 5 मजदूरों को एक्स्ट्रा जॉब प्रोवाइड करा दी। अब जब 5 को एक्स्ट्रा जॉब मिल गई तो वो बेचारे बेरोजगार थे, उनको रोजगार मिला, उनको 100 रुपये डेली अगर मिलने लगे तो वो क्या करेंगे, अपने जीवन में सुधार करेंगे, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मजबूत करेंगे और गुड्स को परचेज करेंगे। अर्थात घाटे की वित्त व्यवस्था क्या करती है, लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराती है, और लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराने से क्या फ़ायदा होता है, उनके पास एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है, और उस सोर्स ऑफ इनकम के माध्यम से वो क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं, जिससे उसमें महंगाई आ जाती है। अर्थात घाटे की वित्त व्यवस्था एक सकारात्मक उपयोग है जो महंगाई को बढ़ा सकती है। क्लियर? तो अब आप समझ गए कि घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या मतलब है। 1990 से पहले जब बजट बनता था, तब बजट का मतलब होता था आय माइनस व्यय, यानी कि 100 माइनस 120, तो 20 रुपये का घाटा हुआ। तब इसमें आरबीआई नए नोट छाप देती थी, बट अब इससे नए नोट नहीं छापती है। नया नोट छापने से क्या होगा, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर नया नोट छाप दिया जाए तो उससे क्या होगा। उससे ये होता है कि जब आपने नया नोट छाप दिया तो क्या होगा, वो रुपया सर्कुलेशन में जाएगा। सर्कुलेशन में किसके पास जाएगा, लोगों के पास। इससे वो क्या करेंगे, वस्तु एवं सेवा में डिमांड को इंक्रीज कर देंगे, और जिससे महंगाई ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्लियर? यानी कि घाटे को पूरा करने के लिए सरकार नए नोट छाप देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। सरकार क्या करती है कि उस जो घाटा हुआ है उससे अपने अगले बजट में मेंटेन करने की कोशिश करती है, ताकि मुद्रास्फीति नियंत्रित रहे। क्लियर? अब आता है करों में कमी। करों में कमी का क्या मतलब, सपोज कीजिए आप इनकम टैक्स पे करते हैं या पे करती हैं, आप इनकम टैक्स गवर्नमेंट को 1000 रुपये पर मंथ देती हैं, ठीक है। मान लीजिए आप 1000 रुपये अगर पर मंथ गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देती हैं, और हाल ही की सरकार अगर ये डिक्लेयर कर दे कि मैडम साहिबा अब आप हमें केवल 500 रुपये ही इनकम टैक्स दिया करें, ठीक, तो आप अपने जो 500 रुपये हैं उनको क्या करेंगी, उन 500 रुपये को आप कहीं और इन्वेस्ट कर देंगी, आप कहीं पे सेविंग में लगा देंगी, और जब आप कहीं सेविंग करेंगी तो उसका आपको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अर्थात आपके पास सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा, और जब सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा तो आप उसे कहीं और इन्वेस्ट करेंगी। हो सकता है कि आप अपने यहाँ कोई एक नौकरानी रख लें, काम करने वाली रख लें, या फिर आप इन 500 रुपये के कोई बुक्स परचेज कर लो जाके। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, उस फील्ड में महंगाई को इंक्रीज कर देंगी। अर्थात करों में कमी जो होती है ये महंगाई को बढ़ा देती है। क्लियर? और एक और आपको इंटरेस्टिंग बात लगेगी कि करों में अगर बढ़ोतरी भी कर दी जाए तो भी महंगाई बढ़ती है, तो हम आगे उसको देखेंगे। अभी हम यहाँ देखते हैं महंगाई बढ़ जाती है, लोगों के पास रुपए का आधिक्य हो जाता है, मतलब लोगों के पास रुपए की अधिकता आ जाती है। भाई पहले उनके पास 1000 रुपये जाते थे, अब उनके 500 जाते हैं, अर्थात 500 उनके पास अतिरिक्त बच जाते हैं, और इससे लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है। क्लियर? तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर लगा होगा। फिर है सार्वजनिक ऋण में कमी। सार्वजनिक ऋण में कमी का क्या मतलब, देखिए अभी मैं यहाँ पे एक वर्ड आपको इससे अच्छे तरीके से रूबरू करा दूँ। जब भी सार्वजनिक व्यय या सार्वजनिक ऋण की बात आए ना, तो आप ये समझना ये भारत सरकार की बात हो रही है। क्लियर? अब भारत सरकार अगर सार्वजनिक ऋण में कमी कर दे, इस लाइन को वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने हमारे पार्ट 2 में OMO को पढ़ा था। OMO का मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन। हमने उसमें क्या पढ़ा था कि सरकार अपनी प्रतिभूतियां जारी कर लोगों से ज़्यादा पैसे अपने पास खींच लेती है। क्लियर? अब जब वो अपने पास पैसे खींचती है तो वो किस रूप में पैसे खींचती है, बेसिकली वो ऋण के रूप में पैसे को खींचती है, कि हम आपसे कुछ समय के लिए लोन ले रहे हैं, हम आपसे कुछ समय के लिए कर्ज ले रहे हैं अपनी प्रतिभूतियों के माध्यम से, और हम आपको लौटा देंगे। लेकिन सरकार वो ऋण लोगों से ले ही ना, समझ रहे हो, यानी कि सरकार OMO के माध्यम से लोगों से प्रतिभूतियां परचेज ही ना करे।
अब जब लोगों से प्रतिभूतियां परचेज नहीं करेगी तो लोगों के पास पैसा तो ज़्यादा बना ही रहेगा, अर्थात लोगों के पास पैसे में कमी नहीं आएगी। और जब लोगों के पास पैसे में कमी नहीं आएगी तो वो गुड्स को ज़्यादा परचेज करेंगे, जिससे उसमें ऑटोमेटिक महंगाई आ जाएगी। क्लियर? आपको एक कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि सार्वजनिक ऋण में कमी का क्या मतलब है। तो वही चीज़ आपसे क्वेश्चन ये पूछते हैं मुद्रास्फीति को लेकर। जब हम बैक ईयर की अपनी सीरीज शुरू करेंगे तो वहाँ पे हम आपको फिर से एक बार दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और शब्दावलियों में कैसे आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो इसका सामान्य सा अर्थ है, जब भारत सरकार आम नागरिकों से ऋण नहीं लेती है, समझ गए कैसे ऋण नहीं लेती है, सरकारी प्रतिभूतियां जारी कर सरकार पैसा वसूलती थी, अब नहीं वसूलती है, यानी सार्वजनिक ऋण में कमी, तो लोगों के पास पैसे के अधिक हो जाएगा, जिससे उनके वो मांग को इंक्रीज करेंगे और महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। कहने का मतलब आप अगर ध्यान से देखो हमारी पूरी तैयारी को, जितना अभी तक हम पढ़ रहे हैं, सबका एक ही कॉन्सेप्ट है, अगर कोई चीज़ कम है तो वो ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा से फिर और ज़्यादा, और फिर ज़्यादा से और महंगाई। क्लियर? तो यही कॉन्सेप्ट आपको बस याद रखना है। फिर देखिए क्या है, फिर है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि भी महंगाई को बढ़ा देती है। अब आप इसको बिल्कुल उसी तरीके से लीजिए कि मान लीजिए प्रोडक्शन होता है 1 kg दाल का, ठीक। पहले घर में खाने वाले लोग थे 3 लोग, अब घर में 3 और एक्स्ट्रा आ गए, 6 लोग हो गए। तो अब उस 1 kg दाल में क्या वो 3 लोग गुजारा कर पाएंगे? नहीं करेंगे। 1 kg दाल हमें और चाहिए, और हमें पता है कि 1 kg दाल का ही हमारे देश में उत्पादन होता है। तो हम दूसरे देश से इंपोर्ट करेंगे, जब दूसरे देश से इंपोर्ट करेंगे तो हमें वो चीज़ें महंगी मिलेंगी, और हमारे यहाँ कमाने वाले केवल 3 लोग ही हैं, 3 लोग बस बैठे बैठे खाते हैं। तो इससे क्या होगा कि महंगाई हमें प्रतीत होगी, हमें लगेगा कि हम जो गुड्स परचेज कर रहे हैं वो काफ़ी महंगे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप घर में 6 से 6 यूनिट हो, अगर वो 6 कमा रहे हैं तो घर में पैसा समझ में नहीं आता, लेकिन अगर केवल एक ही कमाने वाला है और पूरा घर खाने वाला है तो फिर वो महंगाई प्रतीत होती है। क्लियर? तो आप समझ गए कि जनसंख्या में वृद्धि किस तरीके से महंगाई को इंक्रीज कर देती है, कि उत्पादन कम रहा हो और जनसंख्या बढ़ जाए तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और यही बात माल्थस भी देते हैं, जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है जबकि उत्पादन श्रेणी समांतर श्रेणी में बढ़ती है। अब गुणोत्तर या जीपी या एपी क्या होती है, आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, मतलब कि क्या होता है 1 2 3 4, ये आपकी समांतर श्रेणी है। गुणोत्तर में क्या होता है 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी। तो आप देखोगे मान लो जहाँ एक जनसंख्या है वहाँ 2 लोग होंगे, अगर 1 किलो उत्पादन है तो 2 लोग आएंगे, 2 किलो उत्पादन है तो 4 लोग हो जाएंगे, 3 किलो उत्पादन है तो 16 लोग हो जाएंगे। इसको कहते हैं माल्थस कि ये गुणोत्तर और समांतर श्रेणी के हिसाब से बढ़ता है। क्लियर? आपको याद नहीं करना है, बस मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि जीपी क्या होती है मैथमेटिक्स में और एपी क्या होती है। जब आपने मैथमेटिक्स, आप में से कई सारे लोगों ने पढ़ा होगा 12th में, तो इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ते हो और इसके जो प्रमेय होती हैं उनको काफ़ी अच्छे से सॉल्व भी करते हो। क्लियर? जनसंख्या ज़्यादा होगी तो मांग ज़्यादा, इससे महंगाई बढ़ेगी। इतने कॉन्सेप्ट उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे। अब ये हमारा अंतिम कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, निर्यात में वृद्धि। अब आप सोचो, इसी टाइम के सिचुएशन को ले लो, आपको पता हो कि भारत सरकार ने 16 मार्च को अपने देश से काफ़ी सारी पीपी किट्स, काफ़ी सारे सैनिटाइज़र, काफ़ी सारे मास्क, इन सबको वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री में काफ़ी महंगे दामों पर निर्यात कर दिया, मतलब मूल दाम से महंगे दामों पर। लेकिन भारत में आप देखोगे 22 मार्च के बाद जब लॉकडाउन लग गया तो पीपी किट्स, मास्क और अदर इक्विपमेंट्स की कमी हो गई। अब जब कमी हो गई तो हमने क्या किया, कहीं और से मंगाने की कोशिश की तो हमें महंगा मिलने लगा, जिससे उस चीज़ में महंगाई आ गई। जो मास्क हमारे यहाँ पहले 30 से 40 रुपए के मिल जाते थे लोकल मार्केट में, वही मास्क 350, 500, 900 ऐसे मिले। क्यों? क्योंकि हमने अपने यहाँ के मास्क को एक्सपोर्ट कर दिया। क्लियर? और कई सारी ब्लैक मनी के कारण भी हुआ। ब्लैक मतलब लोगों ने उसको, आप कह सकते हो क्या कर दिया, अपने पास स्टॉक के रूप में रख लिया। क्लियर? और उसको में ब्लैक करने लगे, या आप कह सकते हो उसमें घोलमेल करने लगे कि हाँ, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ मार्केट में मास्क है ही नहीं। तो कई सारे रीज़न थे, लेकिन एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि भारत सरकार ने यहाँ से उन चीज़ों को निर्यात कर दिया। क्लियर?
तो कभी कभी निर्यात में वृद्धि करने से भी मांग बढ़ जाती है, जिस कारण मांग व आपूर्ति दोनों पर प्रभाव पड़ता है। अगर निर्यात ज़्यादा होता है तो ये बात ठीक है कि भारतीयों के हाथ में उसमें धन की आपूर्ति बढ़ेगी। आलू, सब्जी, कपास जैसे इनमें वो चीज़ों को इन्वेस्ट करेंगे और वस्तुओं की मांग में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। क्लियर। निर्यात ज़्यादा होने से क्या होता है, आपूर्ति में कमी भी हो सकती है, जिससे महंगाई बढ़ने लगती है। क्लियर। यानी कि दो तरीके होते हैं। देखो, एक तो होता है निर्यात जब बढ़ गया तो उससे लोगों के पास पैसा आया ना, काफ़ी महंगे दाम की पीपी किट्स बेचने पे, लेकिन उन्हीं लोगों ने क्या किया, उस महंगे पैसे से लग्जीरियस गुड्स परचेज करने लगे, तो भी महंगाई बढ़ गई। दूसरा, हमारे यहाँ उस वस्तु की कमी हो गई और जिनको ज़रूरत थी वो जब परचेज करने गए तो उनको भी महंगाई फील हुई। कहने का मतलब निर्यात में वृद्धि से दो तरफा महंगाई बढ़ती है, न केवल गुड्स की कमी से, बल्कि जो गुड्स बेचे गए हैं उनकी इनकम ऑफ सोर्स के माध्यम से भी महंगाई बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमने मांग प्रेरित जो कारक थे उनको डिस्कस कर लिया कि मांग प्रेरित कारक के माध्यम से मुद्रास्फीति किस तरीके से बढ़ती है। क्लियर। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि आपूर्ति प्रेरक जो कारक है उसमें जब कमी आती है तो महंगाई किस तरीके से बढ़ती है। क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट नए पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।